राज्य सरकार की चूंकि मंशा ही यही थी कि नियुक्तियां नहीं होनी है और नीति या स्थानीय नीति या नियोजन नीति का सिर्फ राजनीतिकरण करेंगे ये, इस वजह से राज्य के युवाओं को क्षति उठाना पड़ा, उन्हें नुकसान उठाना पड़ा और यही कारण है कि राज्य के युवा जो है वो आज सड़क पे है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को या इनको समझाने वाले जो सलाहकार हैं वो किसी न किसी प्रकार से उल्टी सीधी चीज़ समझाते हैं और उन्हीं उल्टी सीधी चीज़ों को समझ करके अधूरे तौर पर उस बात को मीडिया के समक्ष रख दिया जाता है। मैं आपके सामने में कहता हूँ कि मैंने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड की नियोजन नीति को सबको कंपेयर करके देखा है और मैंने ये पाया है कि वहाँ की नीति बिल्कुल अलग थी। यहाँ की नीति बिल्कुल एक अनिवार्य नीति बनाई गई थी और यहाँ की नीति में समकक्ष योग्यता वाली बात नहीं थी। यहाँ की नीति में अनिवार्य वाली बात थी कि अनिवार्यतः यहाँ की संस्थानों से ही 10th या 12th की डिग्री या 10th तथा 12th की डिग्री प्राप्त करने पर ही कोई कैंडिडेट योग्य हो सकता था। और राज्य सरकार चाहे तो सारी नियुक्तियां पूरी करे, उसके बावजूद राज्य सरकार ने ये नहीं समझा उचित कि नियुक्तियां पूरी की जाए। जो बाकी सारी नियुक्तियां थी अनशेड्यूल्ड जिलों की शिक्षकों की, उसके संबंध में भी मैंने ही यह स्पष्ट नहीं किया था अपनी ओपिनियन में, बल्कि सोनी कुमारी के मामले में उच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट किया और सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही स्पष्ट किया। फिर भी राज्य सरकार ने जिद की नीति अपनाई और नियुक्तियां पूरी नहीं की गई। तो राज्य सरकार की चूंकि मंशा ही यही थी कि नियुक्तियां नहीं होनी है और नीति या स्थानीय नीति या नियोजन नीति का सिर्फ राजनीतिकरण करेंगे ये, इस वजह से राज्य के युवाओं को क्षति उठाना पड़ा, उन्हें नुकसान उठाना पड़ा और यही कारण है कि राज्य के युवा जो है वो आज सड़क पे है। मेरी पूरी सहानुभूति है राज्य के युवाओं के साथ और मैं तन मन धन से इन छात्रों के साथ खड़ा हूँ। मैं समझ सकता हूँ इनकी तकलीफ को। ये छात्र हो सकता है मुझे भी पूर्व की सरकार के समय में बनाई गई दो एक नीतियों के बारे में मुझे भी दोषी समझे, परंतु तो भी मैं कहूँगा कि राज्य सरकारें जो भी हो, राज्य सरकारों को चलाने वाली पार्टियां जो भी हो, जब तक इन विषयों का राजनीतिकरण होता रहेगा, जब तक वोट की राजनीति की जाती रहेगी, तब तक ये समस्या आनी ही है। और राज्य के युवा यदि आँख खोल करके अपनी मांग को लेकर के खड़े हैं तो मैं राज्य के युवाओं के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होने के लिए उनके साथ में सत्याग्रह करने के लिए भी तैयार हूँ, ताकि राज्य सरकारें और वर्तमान राज्य सरकार किसी राजनीति के बगैर एक स्पष्ट संवैधानिक नीति लावे और उस नीति के तहत राज्य में जितने युवा हैं और जितने रिक्त पद हैं जो लगभग 3,50,000 के लगभग होंगे, तो पूरे के पूरे 3,50,000 पदों को 6 माह के अंतराल के भीतर भरना होगा राज्य सरकार को। और यदि ये मांग हमारे क्षेत्र की युवा जनता कर रही है, युवा वर्ग कर रही है, तो मेरा पूरा सहयोग उनके लिए है। और मैं यह कहूँगा कि उनको मेरी आवाज़ भी जोड़ करके अपनी आवाज़ बढ़ानी होगी तो वो बढ़ावे, और न्यायालय जाना हो न्यायालय जाए, सड़क पे चल रहा हो सड़क पे चले, लेकिन राज्य सरकार के सामने दबाव बनाए ताकि राज्य सरकार यदि कहती है कि राज्य के युवाओं की ही सुनेंगे और उनके मन मुताबिक नीति बनाएंगे, तो मजबूर हो करके वे न सिर्फ नीति बनाए बल्कि सारे नियुक्तियां भी करें। मैं समझता हूँ काफ़ी तकलीफ की बात है कि राज्य सरकार की ओर से या माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं यह कहा जा रहा है कि ये जो केस रमेश हंसदा का लड़ा गया, इसमें 20 में से 19 लोग बाहरी थे। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये उनकी जानकारी के अभाव के कारण कहा जा रहा गलत तथ्य है जो प्रसारित किया जा रहा है। दूसरी बात,
ये है कि रमेश हंसदा के मामले में एक और कैंडिडेट था कुशल कुमार, जो रमेश हंसदा के समान ही राज्य का मूल निवासी है। उसकी समस्या यह थी कि उसके माता पिता या उसके पूर्वज तो इस राज्य के जरूर हैं, परंतु उनके पेरेंट्स ने उनको पढ़ने के लिए बोर्डिंग में राज्य से बाहर भेज दिया था। उसी तरह से दुबे का जो मामला है उसमें भी 2 लोग पिटिशनर थे, वादी थे, वो दोनों भी राज्य के स्थायी निवासी हैं। इन दोनों केसेस लीड केसेस के तौर पे बहस किए गए, जिसे न्यायालय के समक्ष मैंने बहस किया था। और राज्य सरकार की ओर से भी काफ़ी सीनियर एडवोकेट्स सर्वोच्च न्यायालय से यहाँ आ करके बहस किए थे, जिसमें माननीय मुकुल रोहतगी साहब थे, PS पटवालिया साहब थे, श्री सुनील कुमार साहब थे, ये सारे वरीय अधिवक्ता हैं। तो राज्य सरकार को पूर्ण सुनवाई का मौका देते हुए यदि न्यायालय ने एक 111 पृष्ठ का विस्तृत फैसला दिया है, तो राज्य के मुखिया से इस तरह की बात सुनना कि किसी के कारण ऐसा फैसला हो गया, बिल्कुल शर्मनाक है। और मैं ये कहूँगा कि ये न्यायालय की अवमानना भी है। और मैं आग्रह करूँगा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस तरह के वक्तव्य पब्लिकली नहीं दिए जाने चाहिए, वरना अवमानना का मामला बन सकता है। दूसरी बात यह भी प्रसारित की जा रही है कि उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार के प्रावधान बनाए गए हैं और राज्य सरकार की जो नियोजन नीति थी वह बिल्कुल कॉपी उसी नीति की थी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पे भी माननीय मुख्यमंत्री या उनके लोग सरासर गलत हैं। उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में जो शर्त लगाई गई है, उस शर्त में प्रावधान यह किया गया है कि संबंधित जो अभ्यर्थी है वो राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थान से अपनी डिग्री या अपनी योग्यता प्राप्त करता हो अथवा उसके समकक्ष की योग्यता उसे मिली हो। हमारे यहाँ नीति बिल्कुल उलट थी। हमारे यहाँ ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया था कि वैसे ही छात्र छात्राएं अभ्यर्थी के रूप में शामिल हो सकेंगे जिन्होंने अनिवार्यतः यहाँ के ही संस्थानों से मैट्रिक एंड 12th या इंटर की पढ़ाई की हो। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। आपने यदि यह कहा होता कि राज्य के संस्थानों से 10th या 12th की पढ़ाई की हो या राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा उसके समकक्ष की डिग्री प्राप्त हो तो बात और होती। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को या इनको समझाने वाले जो सलाहकार हैं वो किसी न किसी प्रकार से उल्टी सीधी चीज़ समझाते हैं और उन्हीं उल्टी सीधी चीज़ों को समझ करके अधूरे तौर पर उस बात को मीडिया के समक्ष रख दिया जाता है। मैं आपके सामने में कहता हूं कि मैंने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और झारखंड की नियोजन नीति को सबको कंपेयर करके देखा है और मैंने ये पाया है कि वहाँ की नीति बिल्कुल अलग थी। यहाँ की नीति बिल्कुल एक अनिवार्य नीति बनाई गई थी और यहाँ की नीति में समकक्ष योग्यता वाली बात नहीं थी। यहाँ की नीति में अनिवार्य वाली बात थी कि अनिवार्यतः यहाँ की संस्थानों से ही 10th या 12th की डिग्री या 10th तथा 12th की डिग्री प्राप्त करने पर ही कोई कैंडिडेट योग्य हो सकता था एप्लीकेशन के लिए। तो ये अंतर है और इस अंतर के कारण ही न्यायालय ने यहाँ की जो नियोजन नीति है उसे खारिज किया। एक बात और अंत में कहना चाहूँगा कि देखिए न्यायालय कोई चेहरा नहीं देखती है। न्यायालय के सामने एक नागरिक, भारत के नागरिक के तौर पर अपनी फरियाद रखता है, अपनी प्रार्थना रखता है। जब संविधान ही नागरिक के बीच में भेद नहीं करता है तो हमारे राज्य के मुखिया या उनके पार्टी के लोग इस तरह का भेद कैसे खड़ा कर सकते हैं। भारत एक संप्रभु
एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत के अंतर्गत जो एक राज्य के तौर पे झारखंड जिसे हम देखते हैं, वह भारत की नीतियों के विरुद्ध या भारत के संविधान के भावना के विरुद्ध कोई नीति नहीं बना सकता है। ये राज्य सरकार को अपने ध्यान में रखना चाहिए और ऐसी नीति जरूर बनानी चाहिए जिससे राज्य के मूलवासियों को फायदा हो। जैसा कि प्रशांत विद्यार्थी के मामले में भी न्यायालय ने जरूर कहा है, तो राज्य के लोगों को जरूर फायदा हो, परंतु अन्य लोगों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया न अपनाया जाए और ये नीति बिल्कुल संवैधानिक बने, संविधान परक बने और केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करता हो। ये संविधान की भावना है, इस भावना को समझना राज्य सरकार को जरूर होगा।